क्या यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में डिफरेंट कंपोनेंट की वेटेज सेम रहती है या फिर वो चेंज होती रहती है? क्या इस एग्जाम में क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है वो सेम रहता है या फिर वो इंक्रीज होता रहता है? क्या इस एग्जाम में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका टाइप चेंज होता है या फिर एक सिंगल नेचर के सिंगल टाइप के क्वेश्चन ही हर कंपोनेंट से पूछे जाते हैं? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं जब हम एपीएफसी और यू एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम जानना क्या चाहते हैं भाई, इस एग्जाम के इवॉल्विंग ट्रेंड्स क्या है, किस तरीके से पेपर इवॉल्व हो रहा है, ताकि उस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रख के हम अपनी प्रिपरेशन को प्लान करें। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी और यू एग्जाम के पास्ट 10 इयर्स के इवॉल्विंग ट्रेंड्स को बताने वाला हूं और आप लोगों को एक रास्ता दिखाने वाला हूं कि भाई किस तरीके से आपको अपकमिंग एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा भाई, हमने आपके लिए एक नेवर बिफोर ऑफर, एक एब्सोल्यूट प्राइस ड्रॉप ऑफर जो है लॉन्च कर रखा है। यहां पर आप लोग जो ये ऑफर है इसको 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक यूज कर सकते हैं। यहां पर आप लोगों ने करना क्या है कि भाई अगस्त 60 कूपन कोड है जिसको यूटिलाइज करके आप हमारे ईपीएफओ कोर्सेज पे 60% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। हमारे 4 कोर्सेज इस टाइम पर ईपीएफओ के स्टूडेंट्स के लिए जो है हमने लॉन्च कर रखे हैं। पहला कोर्स है मास्टर कोर्स, एक बिगिनर के लिए जो कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही जगह से करना चाहता है। सेकंड कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, उस बच्चे के लिए जो कि यूपीएससी में जीएसएन क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका है लेकिन जो कंपोनेंट्स उसने कभी भी नहीं पढ़े, अकाउंटेंसी, आयरन लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, उनका उसे कंप्रेहेंसिव कोर्स चाहिए। तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, उस बच्चे के लिए सिर्फ प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है और फिर रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहता है। और तीसरा क्रैश कोर्स, चौथा है क्रैश कोर्स, लाइव क्रैश कोर्स, जहां पर जो बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए वो सॉल्यूशन है। तो आप इन कोर्सेज में 60% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड अगस्त 60। और जो ये कूपन कोड है ये 29 से 31 तारीख तक ही वैलिड है। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो की, जहां पर हम इवॉल्विंग ट्रेंड्स की बात करने वाले हैं। और इवॉल्विंग ट्रेंड में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड क्या है कि भाई डिफरेंट कंपोनेंट्स की वेटेज कैसे कैसे चेंज होती जाती है। क्या कुछ कांस्टेंट वेटेज है या फिर कुछ कंपोनेंट्स की वेटेज बिल्कुल ही वेरी करती है? तो यहां पर पहले हम एपीएफसी एग्जाम की बात करते हैं। अगर आप एपीएफसी एग्जाम में कंपोनेंट की वेटेज को देखेंगे तो 2023 से पहले एग्जाम 2015 में हुआ था। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश की वेटेज इंक्रीज हुई है। पहले सिर्फ 10 क्वेश्चन आते थे 2015 में, अब सिर्फ 20 क्वेश्चन आने लग गए। तो ये जो वेटेज है 20 क्वेश्चन की ऑलमोस्ट फिक्स हो चुकी है। और यहाँ पे हमें इस बार भी पूरी आशंका है कि भाई 20 क्वेश्चन ही आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। तो ये अभी भी वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एंड मोस्ट वेटेज वाला कंपोनेंट है एपीएफसी और यू एग्जाम में। इसके अगर मैं क्वांट एंड रीजनिंग की बात करूं तो इसकी वेटेज में काफी शिफ्ट आया था। 29 क्वेश्चन थे 2015 के एग्जामिनेशन में, लेकिन 2023 के एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कल्चर एंड हिस्ट्री ऑलमोस्ट कॉमन वेटेज है। और दोस्तों ये वेटेज आप 10 क्वेश्चन के आसपास ही लेके चलो आने वाले एग्जाम में भी, क्योंकि यहां पर आपको ये जो कंपोनेंट है वो इंपॉर्टेंट तो दिखेगा लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंग्लिश और क्वांट है। अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूं तो ये जो कंपोनेंट है इंडियन पॉलिटी, कल्चर एंड हिस्ट्री, जनरल साइंस और कंप्यूटर अवेयरनेस, इनकी आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट वेटेज देखने को मिलेगी अराउंड 10 क्वेश्चन की। तो यहां पर ये कंपोनेंट आपकी प्रिपरेशन का हिस्सा होने चाहिए और बहुत अच्छा इन पे आपका फोकस होना चाहिए। बट इनसे भी ऊपर क्या होना चाहिए? इंग्लिश, क्वांट, अकाउंट्स और आयरन लेबर लॉ। दोस्तों ये 4 कंपोनेंट तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में, मतलब ये मैं नंबर मार्क कर देता हूं, ये सेकंड नंबर पे, ये भी सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे और ये थर्ड नंबर पे, ये आपके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कंपोनेंट है। तो यहाँ पे ट्रेंड इवॉल्व हो रहा है। आपको यहाँ से मैसेज क्या मिल रहा है भाई, जो डिफरेंट कंपोनेंट की वेटेज है वो हर बार चेंज होती रहती है। नो डाउट अभी पिछली बार इकोनॉमिक्स से 14 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे 2015 एग्जामिनेशन में, लेकिन 2023 में से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया, तो वेटेज काफी कम हो गई। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई इकोनॉमिक्स से अगर पिछली बार 1 क्वेश्चन आया था तो अगली बार आपको और कम क्वेश्चन देखने को मिले या फिर एक ही क्वेश्चन देखने को मिले, नहीं, वो नंबर इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा जो आपको एक लेसन जाएगा इस पर्टिकुलर ट्रेंड को देख के वो ये जाएगा कि भाई आप इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो 8 आपको दिख रहे हैं उनको तो अच्छे से प्रिपेयर करो ही करो, लेकिन जो लेस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इनमें भी आप सोशल सिक्योरिटी, इंडियन इकोनॉमी और करंट इवेंट पे पूरा फोकस रखिएगा, क्योंकि इनसे आपको वेटेज बढ़ती हुई दिखेगी। जो बाकी कंपोनेंट है पीडीजी, स्टेट और जो हमारा इंश्योरेंस वाला कंपोनेंट है वहां से आपको ज्यादा वेटेज देखने को नहीं मिलेगी। बट ये जो कंपोनेंट है इंडियन इकोनॉमी खासकर और सोशल सिक्योरिटी खासकर, इनसे आपको थोड़ी सी वेटेज इंक्रीज देखने को मिल सकती है। यहाँ पे चांसेस है कि भाई इंडियन इकोनॉमी से इस बार 5 या 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो उसको आपको मिस नहीं करना है। अगर हम ईयू एग्जामिनेशन की बात करें तो ईयू एग्जाम में थोड़ा सा हमें कम फोकस रखना चाहिए, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज हो चुका है। अब जो आपका पैटर्न आने वाला है वो एपीएफसी एग्जाम के हिसाब से आने वाला एग्जाम का सिंगल एग्जाम हो चुका है। तो यहाँ पर ये पैटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बट अगर हम इसको भी देखें तो भी आप लोगों को एक जो है मैसेज देखने को मिलेगा कि ईयू एग्जाम थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो चुका है। यहाँ पर डिफरेंट जो कंपोनेंट है उनकी वेटेज ऑलमोस्ट फिक्स ही रहती है। जैसे अगर मैं इंग्लिश और क्वांट एंड रीजनिंग की बात करूं तो आपको 35 क्वेश्चन अक्रॉस द ईयर देखने को मिल ही रहे हैं।
हर बार 35 क्वेश्चन। अगर मैं कल्चर एंड हिस्ट्री की बात करूं तो आपको अराउंड 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो यहां पे अराउंड 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। कंप्यूटर में दोस्तों आपको अराउंड 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। साइंस में आपको अराउंड 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अकाउंटेंसी में अराउंड 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आईआर एंड लेबर लॉ की वेटेज इंक्रीज हो रही है, 15 क्वेश्चन की हो चुकी है, लेकिन बाकी कंपोनेंट भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमें जो मैसेज मिल रहा है कि भाई यहां पर तो लगभग हर कंपोनेंट से आपको एवरेज 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बट यहां पर कुछ कंपोनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू अदर कंपोनेंट्स। हम यहां पर पहले 8 कंपोनेंट पे पूरा फोकस करेंगे, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी सोशल सिक्योरिटी पे भी हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि इनकी भी वेटेज चेंज हो सकती है। तो यहां पर पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था कि ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। कुछ कंपोनेंट्स की वेटेज ऑलमोस्ट जो है हमें फिक्स दिखती है, लेकिन बाकी कंपोनेंट्स की वेटेज ऊपर नीचे होती रहती है, बट हमें हर कंपोनेंट को उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों चेंजिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहां पर आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के टाइप दिखा दिए हैं जो कि हमें पहली बार 2023 में ही देखने को मिले। इससे पहले इस तरह के क्वेश्चन आपको एपीएफसी या फिर ईयू एग्जाम में देखने को नहीं मिल रहे हैं। जैसे सबसे पहला जो एक चेंज हमें देखने को मिला कि भाई अकाउंटेंसी वाले टॉपिक से न्यूमेरिकल आ गया। पहले न्यूमेरिकल नहीं आते थे अकाउंट्स वाले कंसेप्ट टॉपिक से, तो जैसे ये वाला टॉपिक था, इससे आपको ट्रायल बैलेंस का एक न्यूमेरिकल देखने को मिला। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था जहां पे आपको इन्वेंट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने को मिला, लीफो और फीफो का। जो ईपीएफओ है वहां पे लीफो आया था ईओ में, और फीफो आया था हमारा एपीएफसी में। तो ये न्यूमेरिकल आपको पहली बार देखने को मिले, पहले ये न्यूमेरिकल नहीं आते थे। इसके अलावा अगर मैं आईआर एंड लेबर लॉ की बात करूं तो आईआर एंड लेबर लॉ में एक तरह से जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, आपसे पहली बार पूछा गया है, ये आपको पहले देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा जो हमारा क्वांट वाला पोर्शन था वहां पर आपको ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा साइंस में एक लेवल डीप दिए गए हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही टफ था, इसको सॉल्व करने के लिए आपको जनरल साइंस में भी एक लेवल और डीप जाना पड़ेगा। तो ये कुछ चेंजिंग पैटर्न है। अगर हम कंप्यूटर के क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर तो आपको डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होता दिखता है। पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते थे, पहले बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते थे, बट अब क्वेश्चन जो है टफ पूछने शुरू कर दिए हैं। तो यहां पर अगर मैं चेंजिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो टाइप ऑफ क्वेश्चन में पहली बात कि भाई न्यूमेरिकल आने शुरू हो गए। अब सिर्फ थ्योरी बेस्ड पेपर ये नहीं रहा है, आपको जो क्वांट है या फिर जो रीजनिंग है उसके अलावा भी जो कंपोनेंट है वहां पे भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। तो दिस इज द इवॉल्विंग पैटर्न। इसके अलावा अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो वहां पर चेंज क्या हुआ है कि भाई क्वेश्चंस टफ हो गए हैं, आपको वहां पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर मैं आईआर एंड लेबर लॉ की बात करूं दोस्तों वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा केस स्टडी टाइप की तरीके से सोचना पड़ेगा। आपको प्लेन थ्योरी पढ़ के अब नहीं जाना है, आपको सिर्फ फैक्ट रट्टा मार के नहीं जाना है, आपको चीजों को समझना है, उनकी एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप एग्जाम में क्वेश्चन डील कर पाएंगे। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो यहां पर हमें एक और चेंज देखने को मिलता है कि यहां पर भी आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहां पर आप लोगों ने इस पर्टिकुलर स्लाइड से क्या मैसेज लेना है कि हमें कोई भी प्री डिफाइंड माइंडसेट बना के नहीं जाना कि भाई इस कंपोनेंट से मुझे ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या इस पर्टिकुलर टॉपिक से मुझे यही स्टाइल ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक से मुझे वन लाइनर क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। नहीं, तो हर तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको रेडी रहना है किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए। और उसका रामबाण क्या है कि भाई आप टॉपिक को इस तरीके से कवर करो कि उसकी आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो और आप उसके ऊपर पूछे गए किसी भी क्वेश्चन को डील करने में कैपेबल हो। आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं कि डिफिकल्टी लेवल में क्या चेंज आया। तो यहां पर हमें दोस्तों काफी बड़ा चेंज देखने को मिलता है। आप एपीएफसी एग्जाम को ले लो या फिर ईयू एग्जाम को ले लो, तो कुछ कंपोनेंट डिफिकल्ट हुए हैं कंपेयर टू अदर कंपोनेंट, ठीक है। और यहां पर डिफिकल्टी लेवल बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। खासकर अगर मैं बात करूं कि भाई आप लोगों का जो पॉलिटी है, कल्चर है, ठीक है, और हमारा जो आईआर एंड लेबर लॉ है और जो इंडियन इकोनॉमी है, इनके क्वेश्चन आपको टफ देखने को मिलेंगे। ये ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है जो आप सिंपल थ्योरी पढ़ के सॉल्व कर लेंगे। यहां पर आप लोगों को काफी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा जो इंग्लिश और क्यूआरई है, हमेशा कहते हैं कि भाई ये जो पोर्शन है ये आपका स्कोरिंग पोर्शन है, तो ये आपको मॉडरेट ही देखने को मिलेगा। अकाउंट्स अभी तक मॉडरेट है, साइंस अभी तक मॉडरेट है, कंप्यूटर अभी तक मॉडरेट है, लेकिन कंपेयर टू पास्ट ईयर, इवन इन ईयू एग्जामिनेशन, कंपेयर टू पास्ट ईयर आपको इनका लेवल इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो यहां पे अगेन जब मैं इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आपके जो है नजर डाल रहा हूं, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि भाई आगे इनका जो लेवल है वो और इंक्रीज हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि अभी भी आपको कंप्यूटर मॉडरेट या साइंस मॉडरेट या फिर अकाउंट्स मॉडरेट ही देखने को मिले, इनका लेवल आगे भी इंक्रीज हो सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर इज नॉट ऑफ स्टैटिक नेचर, इट इज ऑफ डायनेमिक नेचर। चीजें इवॉल्व हो रही हैं। तो अगेन इसका भी रामबाण क्या है कि भाई चीजें ऐसे प्रिपेयर करो कि आप हर चीज के लिए रेडी रहो। अब देखो पेपर अगर बहुत एक्सट्रीम डिफिकल्ट हो जाएगा तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। जैसे 2021 में जब ईओ का पेपर आया तो इट वाज क्वाइट ऑफ अ मॉडरेट नेचर पेपर, मतलब इस पर्टिकुलर पेपर की जो कट ऑफ गई वो 187.5 गई आउट ऑफ 300 रिक्रूटमेंट टेस्ट की, क्योंकि पेपर ऑलमोस्ट मॉडरेट नेचर का था, फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे,
ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कम थे। अब 23 में पेपर एकदम डिफरेंट आ गया, फैक्चुअल क्वेश्चन कम हो गए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा हो गए। तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या आई बच्चों को कि उनको लगा कि भाई कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो वो ओवर अटेम्प्ट करने लग गए। बट जो बच्चा पेपर के हिसाब से बैंड हो गया, जिसने अपना माइंडसेट सही रखा, यार कोई बात नहीं, पेपर का टफ हुआ, सबके लिए टफ हुआ है, लेट मी फोकस्ड ऑन माई अटेम्प्ट, और उसने अगर एक्यूरेसी पे ध्यान दिया तो उसकी सिलेक्शन यहाँ पर हो गई है। तो पेपर डिफिकल्ट होने के बाद आप लोगों को किस तरीके से अपना टेम्परामेंट मेंटेन करना है वो आपको समझना पड़ेगा कि यार मुझे ना अगर पेपर टफ लग रहा है, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने पुराने पेपर भी देखे, उनके कंपैरिजन में पेपर डिफरेंट आ गया है, टफ आ गया है, तो मुझे कंपोज रहना पड़ेगा, मुझे ओवर अटेम्प्ट की तरफ नहीं जाना है, कट ऑफ शायद और डिक्रीज करे, तो मुझे जितना भी आता है मैं उतना एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करके आऊंगा और उसमें शायद मेरी सिलेक्शन हो सकती है। ये माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो एक और इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा, मुझे पहली स्लाइड में देना चाहिए था कि जो हमारे 3 पिलर हैं प्रिपरेशन के, जीएस, क्यूआरई प्लस करंट अफेयर, और तीसरा पिलर है हमारा स्पेशल कंपोनेंट। तो यहां पर एक ट्रेंड आपको यह भी देखने को मिल रहा है कि भाई ये जो 3 पिलर हैं इनमें भी वेटेज चेंज हो रही है। मतलब अगर आप जीएस की बात करें तो जीएस में जहां पर पहले 45 से 50 क्वेश्चन तक देखे गए हैं, ठीक है, क्यूआरई में तो आपको ऑलमोस्ट हमेशा 35 से 40 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके जो पहले क्वेश्चन 30 से भी कम थे वो अब इंक्रीज हो गए 45 हो गए, और ये नंबर वापस 25-30 पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं आपको जीएस जो है वो लेस इंपॉर्टेंट होता हुआ दिख रहा है। लेस इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं कि हमेशा ही रहेगा, चेंज हो सकता है, बट कहीं ना कहीं अब स्पेशल कंपोनेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ऐसा तो नहीं कि ये नंबर बहुत ड्रास्टिकली दोबारा से 20 या 25 पे दिखेगा, नहीं, ये नंबर इंक्रीज ही रहेगा, ये 40 पे रहेगा, क्योंकि ये हमारे ईपीएफओ की वर्किंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है और कहीं ना कहीं एक सेग्रीगेशन फैक्टर है जो कि सीरियस और नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स को अलग करता है। तो आप लोगों को स्पेशल कंपोनेंट्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और उनमें भी आपको जो डिफिकल्टी लेवल, अगर मैं आईआर एंड लेबर लॉ की बात करूं, अकाउंट्स की बात करूं, तो इनका डिफिकल्टी लेवल आपको मॉडिफाई होता हुआ दिख रहा है। इवन सोशल सिक्योरिटी में क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं, तो यहां पर आपको इन कंपोनेंट्स को अब बहुत अच्छे से डेप्थ में जाके प्रिपेयर करना पड़ेगा। जितना फोकस आप जीएस कंपोनेंट पे दे रहे हो उतना ही फोकस आप लोगों को स्पेशल कंपोनेंट्स पे देना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इतना फोकस दे देते हो तो जीएस में जितना आपका आरओआई आएगा उससे बेटर आरओआई आपको स्पेशल कंपोनेंट्स में देखने को मिलेगा। क्यूआरई में तो आपको और भी अच्छा आरओआई देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पे स्कोरिंग पोटेंशियल काफी हाई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और हम यहाँ पर ट्रेंड देखना चाहेंगे कि भाई क्या जो और एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी के उनका भी इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है एपीएफसी और ईओ एग्जाम पे। इसका आंसर अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, यस है कि भाई हाँ, हमें जो है इसका फर्क देखने को मिलता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पुराने एग्जाम्स के रेफरेंस से हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अगर हमने वो पुराने पेपर सॉल्व कर रखे हैं तो यहाँ पर हमें वो क्वेश्चन इजी भी लगेगा। तो यहाँ पर बेसिकली इंपैक्ट 2 तरीके का होता है। पहला इंपैक्ट कि भाई क्वेश्चन ही यहाँ पर पुराने एग्जाम्स के आने शुरू हो गए, और दूसरा इंपैक्ट कि जो चेंजेस पेपर के पैटर्न में, क्वेश्चन पूछने के स्टाइल में पुराने पेपर में हो रहे हैं, क्या वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूपीएससी के 2023 के पेपर में उन्होंने आपसे एलिमिनेशन टेक्निक खत्म करवाने की पूरी कोशिश कर दी कि भाई आपसे बस ये पूछा गया कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये नहीं पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट की जगह हाउ मेनी स्टेटमेंट, ओनली 1, ओनली 2, ऐसे क्वेश्चन पूछे जहां पर आपको एग्जैक्टली स्टेटमेंट्स करेक्ट के बारे में पता होना चाहिए था, आप एलिमिनेशन नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ईपीएफओ, ईपीएफसी, ईओ 2025 में देखने को मिल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि जो आपको पेपर का जो स्टाइल था एपीएफसी का, जो ईओ का स्टाइल था 2021 का या फिर 2015 का, उसमें काफी चेंज देखने को मिला 2023 में। जो पेपर की लेंथ थी, जो पेपर में मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन थे, या फिर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन थे, वो यूपीएससी से इंस्पायर्ड थे, क्योंकि यूपीएससी ने 20 के बाद काफी अपना पेपर इवॉल्व किया प्रीलिम्स का, तो वो एवोल्यूशन का इंपैक्ट आपको कहीं ना कहीं एपीएफसी में भी देखने को मिल रहा था। तो ये इंपैक्ट फ्यूचर में भी देखने को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन या नेचर ऑफ क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ रहा है। पेपर फैक्चुअल कम होता जा रहा है, पेपर कंसेप्चुअल ज्यादा होता जा रहा है, और पेपर की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। 2021 का 2017 का ईओ पेपर आप इजीली 1 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन 2023 के पेपर के लिए आपको लगभग 2 घंटे चाहिए ही चाहिए थे। तो ये इंपैक्ट, पहला तो मैंने ये वाला चेंज बताया आपको, इसका इंपैक्ट विजिबल है। और अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो अगेन दोस्तों क्वेश्चंस का भी इंपैक्ट है। आपको सीएपीएफ के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली जो है पूछे हुए दिखेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन पूछा कि भाई भौसला मिलिट्री स्कूल एट नासिक किसने बनाया था, ये एक सीएपीएफ का पुराना क्वेश्चन है। साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीएपीएफ और सीडीएस एग्जाम से देखने को मिलेंगे, तो उन पेपर को पक्का सॉल्व करिए क्योंकि उनका इंपैक्ट यहाँ पर है। जो क्वेश्चन वहां पर पूछे गए हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो मदन मोहन मालवीय जी का क्वेश्चन है, ये मदन मोहन मालवीय जी का क्वेश्चन पिछले 7 सालों में आपको यूपीएससी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगर वहां पे किसी ने पढ़ा हुआ था, उसके पेपर को सॉल्व किया हुआ था और बाद में सॉल्यूशन पढ़ा हुआ, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। सिमिलरली अगर मैं बात करूं लॉर्ड बर्कनहेड वाला जो क्वेश्चन था बटलर कमेटी वाला, तो 2017 के यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में बटलर कमेटी के ऊपर क्वेश्चन आया है।
तो अगर किसी बच्चे ने बटलर कमेटी वहां पर पढ़ी हुई थी तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था कि भाई बटलर उसके मेंबर पक्का है, ठीक है, डब्ल्यूएस हॉल्डवर्थ उसके मेंबर पक्का है, एससी पील जो सिल्वी पील थे वो उनके मेंबर पक्का है, तो एजे विल्सन मेंबर नहीं है। तो ऐसे आप आंसर लगा सकते थे उसकी नॉलेज से, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की नॉलेज से। तो यहां पर दो तरीके से आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा दूसरे पेपर्स का। पहला इंपैक्ट क्या है कि भाई एक तो आपको जो वहां पर क्वेश्चंस इवॉल्व हो रहे हैं, जो वहां पर नेचर ऑफ जो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल है वो चेंज हो रहा है, वो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात कि भाई क्वेश्चंस जो वहां पर आए हुए हैं वो यहां पर रिपीट होने के चांसेस हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि क्या सिलेबस भी अपडेट हो रहा है, क्या सिलेबस भी इवॉल्व हो रहा है। एग्जैक्टली ये भी हो रहा है। क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि आपको आयरन लेबर लॉ में जो पहले 6 एक्ट थे जो हम हमेशा पढ़ते थे, भाई ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया, ये एक्ट हमें हमेशा देखने को मिलते थे पिछले 10-15 सालों के एपीएफसी और ईओ एग्जाम में। लेकिन अगर आप 2023 का पेपर देखोगे तो इन 6 एक्ट से आपको पहली बार पेपर देखने को मिलेगा, पहली बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये एक्ट एकदम कैसे आ गए दोस्तों? ये एक्ट का इंपैक्ट कहीं ना कहीं आपको ईएसआईसी जीडी या फिर जो एएलसी के एग्जाम होते हैं वहां से देखने को मिलेगा कि भाई उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ पे भी वो क्वेश्चन दिखे हमें। तो अगेन दूसरे एग्जाम्स का इंपैक्ट है, प्लस हमारे लिए सिलेबस में अपडेट आ गई। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो 3 नए टॉपिक्स हमें क्वेश्चन देखने को मिले जो हम पहले कवर नहीं करते थे। हमारी एक और कन्विक्शन जो है वो स्ट्रेंथन होगी कि भाई एंशिएंट और मिडिवल के क्वेश्चन आएंगे, और आर्कियोलॉजिस्ट जो हम नहीं पढ़ते थे इंडियन कल्चर हेरिटेज में, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सिलेबस के टॉपिक भी हमें हर बार इवॉल्व होते हुए दिखते हैं, सिलेबस एक्सपेंड होता हुआ दिख रहा है, नई डायमेंशन खुलती हुई दिख रही है। तो अगेन मेरा पॉइंट क्या है कि आप जो सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हैं वो आप कभी भी यूपीएससी, ईपीएफसी और ईओ एग्जाम के लिए कंप्लीट प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं स्कोप रहेगा कि कुछ नए टॉपिक्स आपको देखने को मिले। तो व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग इज अबाउट 90% ऑफ द एग्जामिनेशन। इसको अच्छे से कंट्रोल कर लो, इससे भी सिलेक्शन हो सकती है। आप उस 10% की तरफ पहले से नहीं भाग सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो क्या इवॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आयरन लेबर लॉ की बात करूं तो यहाँ पे हमारे देश में 50+ एक्ट है, तो कौन से और एक्ट कवर करेंगे? वी हैव नो आइडिया। हाँ, एक आइडिया जरूर लग सकता है कि भाई जो एक्ट न्यूज में चल रहा है, जो लेबर लॉ न्यूज में चल रहा है, उससे तो हमें पक्का कवर करना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अकाउंटेंसी में हम नई आइडिया लगा सकते हैं, इंडियन कल्चर हेरिटेज फ्रीडम मूवमेंट में कहीं ना कहीं यूपीएससी प्रीलिम्स का यहाँ पर इंपैक्ट देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा जो है फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी अपनी अप्रोच में। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कट ऑफ में भी आपको एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई कट ऑफ लगातार इंक्रीज या फिर लगातार डिक्रीज हो रही है, ऐसा कुछ भी एक ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ईओ एग्जामिनेशन 2017-21 को देखोगे तो 187.5 कट ऑफ थी, ठीक है, और 138.33 कट ऑफ थी ईओ 2023 एग्जामिनेशन में। तो कट ऑफ में भी आपको वेरिएशन देखने को मिलती है, कट ऑफ भी इवॉल्व हो रही है। पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट पे या नंबर ऑफ पोस्ट के बेसिस पे आपको कट ऑफ में जो है चेंज देखने को मिलते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी मच फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच। जब आप इस एग्जाम की देने जाएंगे, पेपर की डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से डिसाइड करिएगा कि भाई आपके एक्चुअल नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या होने चाहिए, ठीक है। और पुराने पेपर आपको एक बहुत अच्छा आइडिया देंगे कि भाई आपको कंपेरेटिव नए पेपर को किस तरीके से करना है विद ओल्ड पेपर, ठीक है। वो आपको बताएंगे कि भाई इस पेपर के कंपैरिजन में ये पेपर टफ लग रहा है, ये पेपर इजी लग रहा है। तो पुराने पेपर लगातार देखते रहिए, ताकि आप वो जो जजमेंट है नए पेपर को देख के उसका डिफिकल्टी लेवल को लगाने की वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो दिस वाज रिगार्डिंग द इवॉल्विंग ट्रेंड्स इन यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जामिनेशन। आई होप आपको मजा आया होगा। एंड दोस्तों आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा कि हमारा एक मैसिव प्राइस जो आप ऑफर चल रहा है, जहां पर आप हमारे सभी कोर्सेज पे बहुत अच्छा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ये 29 से 31 अगस्त है, और ईपीएफओ कोर्सेज पे आपको 60% डिस्काउंट हम दे रहे हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड AGUST60, ठीक है। और इनमें अगर आपने एनरोल करना है ईपीएफओ कोर्सेज में तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।